हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे के सारे शेर बच्चे। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स 2025 के एग्जाम के लिए। इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए देखना। 80 नंबर के पेपर में कम से कम अगर 70 नंबर चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। देखो करते हैं पहला चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला। तो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ कितनी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे? 0.5% के करीब थी। और पर कैपिटा रियल आउटपुट की ग्रोथ कितनी थी मेरा बेटा? 2% से भी कम थी। तो ये स्टैटिस्टिकल फिगर्स इंपॉर्टेंट है। फिर ये फीचर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ स्टेग्नेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन क्यों हुआ ये इंपॉर्टेंट है। और डेमोग्राफिक और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। पर ये 4 क्वेश्चंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं 1950 से लेकर 1990, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड में क्या रिफॉर्म्स आए, ये इस चैप्टर में आते हैं। फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को सेटअप करा गया था कौन सी डेट पे? 1 जनवरी 2015। और किसको एबॉलिश करा गया था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। और उसको कब सेटअप करा गया था? 15 मार्च 1950। ये डेट्स याद रखनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेट्स की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ग्रुप में डाल रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड करी तो कर लेना। नाउ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन पहले बहुत पूछा जाता था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी स्कूल्स में हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं की 2025 के टाइम पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं कि अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए इनवर्ड देखो जो इंडिया में मिल रहा है, रेदर देन रिलाइंग अपॉन दी फॉरेन कंपनीज की बाहर से सामान मंगवा के इंडिया में यूज करा जाए। इंडिया में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस और कोटा फिक्स कर दिए थे। सो दैट्स हाउ दिस पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड। तो ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के हो गए बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी कुछ लोग इस चैप्टर को बोलते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें बोलना चाहूंगा वो ये, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर्स दैट वर बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन तो आप पूरा का पूरा टॉपिक करेंगे, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एंड आपको ग्लोबलाइजेशन की सारी पॉलिसीज पता होनी चाहिए। 6 से 7 आपके सिलेबस में है, कोई भी 3 से 4 मिनिमम आपको इसमें से याद रखनी है। और एलपीजी के क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए, ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एलपीजी चैप्टर में से। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका है मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस चैप्टर में से जो इस बार मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं, पूछे गए हैं, एक तो वो आपका ये वाला है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल। और एक क्वेश्चन जो मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना क्यों जरूरी है हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना जीडीपी का परसेंटेज एजुकेशन पे इंडिया में रिक्वायर्ड और कितना उसमें से लोग एक्चुअली खर्च कर रहे हैं। मतलब अगर जीडीपी 100 रुपए का इंडिया का है तो उसमें से जो रिकमेंडेड एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे है वो मेरा बेटा तकरीबन 6% के आसपास है, बट जो एक्चुअल है वो तकरीबन 4 के अराउंड है। इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मेरे नोट्स में या फिर आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं वहां पर मिल जाएगी। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जनरल क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन के बारे में आप सब जानते हैं कि ये 2009 में आया था। और कौन से ईयर के बच्चों की एजुकेशन फ्री करी गई थी? 6 ईयर से 14 ईयर्स। फिर आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ये 2020 में आया था। और इसमें कितने ईयर्स तक के बच्चों की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री कर दी गई? 3 साल से 18 साल। नोट्स में देख लीजिएगा और आपको इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आगे, रूरल डेवलपमेंट, अ वेरी वेरी लेंथी चैप्टर एक्चुअली बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से एरियाज हैं जिनमें रिक्वायरमेंट की जरूरत है रूरल एरियाज में? ये चैलेंजेस नहीं है, ये एरियाज है, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें इसका आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। ऑल्टरनेट चैनल्स, इसमें 2 आंसर्स हैं। आपका पहला आता है इसके अंदर ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट, किसान को ऐसे मार्केट में जाके क्रॉप बेचना चाहिए जहां पर खुद ही किसान अपना क्रॉप बेच रहे हैं। जैसे पंजाब में, हरियाणा में अपनी मंडी लगती है, आंध्र प्रदेश में आपका लगता है रायथू बाजार, फिर आपका तमिलनाडु में उजावर सैंडीज। ये नाम इंपॉर्टेंट है वन मार्केट के लिए भी। और इसका एक पॉइंट और है आपका अलायंस विद दी कॉर्पोरेशंस,
जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं या नेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, उनके साथ किसान टाई अप कर लें तो उनको वो एडवांस में सीड्स के लिए पैसे भी देते हैं, फर्टिलाइजर्स के लिए पैसे देते हैं, पर क्वालिटी उनको अप टू दी मार्क चाहिए होती है। तो जिन किसान के बिग पीस ऑफ फार्म है वो इन लोगों के साथ बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेट करके खेती कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है, क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी होती है, किसान की इनकम बढ़ती है, स्टेबिलिटी आती है। तो ऐसे चैनल्स किसान को ढूंढने चाहिए रेदर देन वो गवर्नमेंट के भरोसे बैठे एमएसपी पे और प्राइवेट ट्रेडर के पास जाए जो कि उसको इतना अच्छा अमाउंट ना दे। अलायंस करना एक अच्छा ऑप्शन है। फिर आप देखेंगे ये सारे तरीके जो एग्रीकल्चर के साथ साथ वो ऐड कर सकता है अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। फिर ऑपरेशन फ्लड, गोल्डन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन का आपको टाइम पीरियड अच्छे से आता होना चाहिए। याद रखने का एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले जब हम किसी भी कलर को मिक्स करते हैं, सबसे पहले हम व्हाइट कलर लेते हैं, हाँ या नो? सबसे पहले हम व्हाइट कलर लेते हैं। जब भी हम, जो पेंटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस बारे में बेटर पता होगा, मेरे पास पेंटिंग नहीं है, बट 10th क्लास तक हम जब क्लास में पेंटिंग करा करते थे तो हमारे पेंटिंग वाले सर बोलते थे कि जब भी आपको कोई भी कलर को मिक्स करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, सबसे पहले आप व्हाइट लीजिए। व्हाइट के बाद थोड़ा सा जो कॉमन कलर है जो आसानी से देखने को मिल जाता है वो है ब्लू, पर जो सबसे रेयर कलर है जो इतना इजीली नहीं मिलता वो रहता है गोल्डन। तो इनका जो टाइम पीरियड था, सबसे पहले आया था मेरा बेटा कौन सा रेवोल्यूशन? व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि आया था आपका 1970 में, जो कि मिल्क से रिलेटेड था। इसका नाम ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है और ये चला था मेरा बेटा लगभग 1995 से 1996 तक, काफी लंबे टाइम के चला आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। फिर आता है ब्लू रेवोल्यूशन जो कि फिशेस के लिए, जो कि मेरीन प्रोडक्शन से रिलेटेड था, वाटर प्रोडक्ट से, जो कि आपका चला था 1985 से लेकर 1990। ये 7th 5 ईयर प्लान का टारगेट था ब्लू रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना। तो ये 7th हमारा 5 ईयर प्लान था, ठीक है जी, 7th 5 ईयर प्लान हमारा हो गया। गोल्डन रेवोल्यूशन ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे स्टार्ट हो गया था 1991 से लेकर 2003 तक। ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद कैसे रखना है, 1970 में सबसे पहले व्हाइट रेवोल्यूशन, लगभग ये 25 साल चला है। फिर मेरा बेटा इसके बाद आपका आ जाता है ब्लू रेवोल्यूशन, खाली 5 साल चला। फिर आपका आया गोल्डन रेवोल्यूशन, काइंड ऑफ ये सब सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। तो व्हाइट कलर सबसे पहले आया, ब्लू थोड़ा कॉमन हो गया और गोल्डन थोड़ा सा रेयर है, तो इसलिए ये बाद में आया। तो सीक्वेंस में, हालांकि इसका कुछ भी ऐसा लिंक नहीं है व्हाइट और ब्लू गोल्डन का, बट ये एक एनालॉजी हो गई इसको याद रखने के लिए। अगर ऐसे याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को नॉर्मली वैसे ही मेमोराइज है तो और अच्छी बात है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये आप लोग अच्छे से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन फ्लड की डेट मैंने बताया, इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्स में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ये हुआ था 12 जुलाई 1982, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एपेक्स बैंक है रूरल एरिया की डेवलपमेंट के लिए फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। रूरल डेवलपमेंट को छोड़ के अगले चैप्टर पे चलेंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबके फॉर्मूले आते होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे केस स्टडी आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। जॉबलेस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, रूरल अर्बन कॉमन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ वेरी स्मॉल चैप्टर। तो उसमें सब कुछ कर लो, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। छोटा चैप्टर है, 4 से 5 पेजेस में खत्म हो जाता है, सब कुछ कर डालो, कुछ मत छोड़ो। इस पे तो केस स्टडीज आएंगी, बट फिर भी अगर आपको डेटा याद है तो आप बाकी आंसर्स में उस डेटा को यूज करके प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हो। तो मेक श्योर टू डू दिस क्वेश्चंस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर मेरे प्यारे शेरों आपका आ जाता है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैरिंग कैपेसिटी कहां पर है? ये रहा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनवायरमेंट के फंक्शंस चैप्टर के स्टार्टिंग में है, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप आएंगे ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन पे। फिर आपका चिपको मूवमेंट और अपीको मूवमेंट, ये मेरा बेटा उत्तराखंड में हुआ, ये आपका कर्नाटका में हुआ। चिपको और अपीको कैसे याद रखें? 1973 एंड यहां पर आप लोग याद रखेंगे 1983। तो 10 साल का ही फर्क है। ये आपका हिमालय में उत्तराखंड में हुआ था और ये आपका कर्नाटका में सलकानी डिस्ट्रिक्ट में रहा था। तो ये कर्नाटका में आप लोगों को इसको याद रखना है और ये आप लोगों को उत्तराखंड में याद रखना है। हुआ था चिपको मूवमेंट, ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए करा गया था। वहां के लोकल लोगों ने ट्रीज को हक कर लिया था कि ट्रीज कट मत करो। सरकार ने ऑर्डर दिए थे वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि यहाँ पर आप फैक्ट्री सेटअप कीजिए, पर वहां के लोग उसके अगेंस्ट थे। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं पेड़।
तो वहाँ के लोगों ने इस मूवमेंट को करा और गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर वापस लेने पड़े। अगले 10 साल बाद कर्नाटका की सरकार ने ऑर्डर पास करे थे पेड़ की कटिंग के लिए, वहाँ के भी लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट करा, तो वहाँ भी गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर वापस लेने पड़े। ईयर इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इसकी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर करनी है स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसकी डेफिनेशन कि रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। सो दैट विल बी द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट जिससे आज की जनरेशन के जो नीड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो और आने वाले के रिसोर्सेज प्रिजर्व है जनरेशन के लिए। और उसकी स्ट्रैटेजीज, नॉन कन्वेंशनल तरीके यूज करो एनर्जी के, लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आप सोलर एनर्जी यूज करो जिसमें फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, उससे बिजली पैदा करी जा सकती है। फिर अर्बन एरियाज में एलपीजी, इलेक्ट्रिक और सीएनजी का आप यूज करो रेदर देन यूजिंग पेट्रोल डीजल, ऐसे आप, या कोल वगैरह यूज करो। रूरल एरियाज के अंदर आप रेदर देन ट्रीज और कोल, उसकी जगह एलपीजी का यूज करा जाए, जो क्लीनर फ्यूल्स हैं। ट्रेडिशनल तरीकों से मेडिसिन बनाई जाए रेदर देन केमिकल तरीके से, एनवायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चरल लैंड्स पे बायो कंपोस्टिंग का यूज करा जाए, बायो पेस्टिसाइड्स यूज करे जाए, इससे डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजीज को रट लेना अच्छे से कम 4 स्ट्रैटेजीज आपको आती होनी चाहिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। फिर आखिरी चैप्टर जो आपका है मेरे प्यारे शेरों वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया के बारे में इतना कुछ पढ़ चुके हो तो इस वाले चैप्टर में पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रैटेजीज दोनों के दोनों आपको अच्छे से आती होनी चाहिए। ये तीनों जीडीपी, वर्कफोर्स का परसेंटेज वाला टेबल, डेमोग्राफिक वाला टेबल और एचडीआई वाला टेबल आपको याद रखने की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जनरली ये केस स्टडी में आता है, बट स्टिल मेरी मानो तो सबके एटलीस्ट 3 इंडिकेटर्स आप लोगों को वैल्यूज के साथ आते होने चाहिए। और किस ईयर का डेटा है वो भी जरा ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि फॉर अ सेफर साइड एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। उन्होंने ये स्पेसिफाई करके कहीं पर भी नहीं बोला हुआ कि हम केस स्टडी में ही देंगे, वो लिख सकते हैं कंपेयर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और डेमोग्राफिक इंडिकेटर। अब बच्चों को याद ही नहीं होगा कि क्या डेंसिटी है पॉपुलेशन की, क्या फर्टिलिटी रेट है, क्या अल्टीमेटली, तो ये सब चीजें आप लोगों को परसेंटेज वाइज, नंबर्स वाइज याद रखनी है। डेमोग्राफिक में, एचडीआई में कि क्या सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज है, क्या वाटर फैसिलिटीज है, क्या रैंकिंग है किस कंट्री की, ठीक है, और ये सब चीजें यू शुड नो। और कौन से एरियाज में चाइना इंडिया से आगे है। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लास्ट यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। 6 नंबर से 8 नंबर का तो खाली आपकी ये वाली यूनिट है, तो कॉम्प्रोमाइज मत करना, बहुत ध्यान से जितनी इंपॉर्टेंस बाकी चैप्टर को दे रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना, क्योंकि अकेले ये 3rd यूनिट है एक चैप्टर आपका पूरा का पूरा। चलिए, बहुत अच्छे, यहां तक आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने हुए रहे। आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग कि आप लोग सुन रहे हैं जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैक्रो के क्वेश्चन दिखाते हैं आप सबको। मनी चैप्टर में आप लोग पहले तो फंक्शंस करेंगे, दोनों फंक्शंस प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। मीडियम, मेजर, प्राइमरी, सेकेंडरी आपके हो जाते हैं आपका स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट। देन डिपॉजिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, एक ही मतलब है तीनों का। M1 के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एट द बैंक इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट ऑफ द पब्लिक एंड अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई, आपके M1 के मेजर्स हैं। और खाली M के कौन कौन से होते हैं? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। तो आपको ये मेजर्स M1 के और M के आते होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं बैंकिंग, गवर्नमेंट्स बैंक। तो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या क्या करता है? एक बैंक का काम, दूसरा एजेंट का काम, तीसरा एडवाइसर का काम। तीनों बातें आपके आंसर में प्रेजेंट होनी मस्ट है। फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछे जाते हैं, बट अगेन रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह भी आपको अच्छे से आते होने चाहिए। फिर आता है जी बैंकर्स बैंक, फंक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या क्या करता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सुपरविजन, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ये सारे फंक्शंस आरबीआई कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है, आते होने चाहिए आपको। फिर मेरा बेटा नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके साथ, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, हाँ, गवर्नमेंट्स बजट। आपका गवर्नमेंट बजट में डिफरेंसेस ही है ज्यादातर, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स का, अल्टीमेटली, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। बेटा मैं इसमें स्टार नहीं लगाऊंगा, इसमें 3 4 ही है थ्योरेटिकली, बाकी तो न्यूमेरिकल फिर आधा हो जाता है, तो इसमें स्टार नहीं, आपको सारा ही करना है, ठीक है। इसमें है ही कितनी थ्योरी मैक्रो में,
गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या फिस्कल डेफिसिट अगर गवर्नमेंट का राइज हो रहा है, पैसों की कमी, फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के पास पैसों की शॉर्टेज है तो वो बोरोइंग से पूरी होगी, तो क्या उससे इन्फ्लेशन होती है, क्या ये जरूरी है? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में मैं इसका आंसर देता हूं। अगर गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए बोरोइंग कर लेती है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे, बट अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, मतलब करेंसी नई छापती है शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, उससे इन्फ्लेशन होगी। बाकी डिटेल में आप जो बुक यूज कर रहे हैं वहां आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आता है मेरा बेटा नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर दोनों सेक्टर आपके आएंगे, हाउस होल्ड और फर्म्स कैसे इनकम को फ्लो करवाते हैं, फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो, और मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो इंपॉर्टेंट है, दोनों फ्लो कर लेना। फिजिकल और रियल एक ही बात है, नॉमिनल और मनी एक ही बात है, इंपॉर्टेंट है। फिर कौन कौन से आइटम्स नेशनल इनकम में आएंगे, डोमेस्टिक इनकम में आएंगे, वो आपको आइटम की लिस्ट दे देंगे, 3-4 पॉइंट्स होंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा आइटम नेशनल इनकम में आएगा, कौन सा आइटम डोमेस्टिक। क्वेश्चन को पढ़ लेना कि वो डोमेस्टिक के एंगल से पूछ रहे हैं या नेशनल के एंगल से पूछ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक टीचर हूं, मैं जापान गया, 2 हफ्ते पढ़ा के वापस इंडिया में आया, तो क्या मेरी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी? नहीं आएगी। मैंने वो 2 हफ्ते जापान में पढ़ाया, बाकी टाइम जो इंडिया में पढ़ाऊंगा वो इंडिया की डोमेस्टिक में आएगी। पर अगर सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मैं 2 हफ्ते के लिए जापान गया तो क्या मेरी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी? जी जरूर आएगी, क्योंकि मैं रेजिडेंट इंडिया का हूं। तो जरा देख लेना कि क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है कि कौन सी इनकम डोमेस्टिक में आएगी या फिर नेशनल में आएगी। और अगर वो दोनों में पूछ रहे हैं तो आपको वो दोनों का बताना पड़ेगा कि ये वाली इनकम डोमेस्टिक में तो आ रही है, नेशनल में नहीं आ रही, वाइसा वर्सा, या दोनों में आ रही है या दोनों में नहीं आ रही। जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, स्कॉलरशिप वगैरह, तो वो दोनों में नहीं आती मेरा बेटा, ठीक है। फिर स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होता है, ये अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखे जाते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम पे देखे जाते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या रखेंगे एक्सपेंडिचर में, वैल्यू एडेड में, इनकम मेथड में, सारे के सारे प्रिकॉशन सेम ही है। सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेना होता, कमीशन को इंक्लूड करना होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं लेना होता, तो वो सब चीजें सेम रहेंगी। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करा जाए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि स्टूडेंट्स मुझसे इतनी बार पूछते हो और मैं बच्चों को बार बार यही जवाब देता हूं कि आपको वैल्यू एडेड मेथड आता है, बस उस मेथड को अप्लाई करो तो आप डबल काउंटिंग को अवॉइड कर रहे हो। इसके आप 2 जवाब लिखकर आएंगे, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो फोकस कीजिएगा इसकी थ्योरी पे, मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं, मैं बहुत डिटेल में किसी आंसर पे नहीं जा रहा हूं, बट ये कहना चाहूंगा इंपॉर्टेंट है। और नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल में क्या फर्क होता है, इसमें प्राइस भी करंट ईयर का होता है, क्वांटिटी भी करंट ईयर की होती है, बट रियल के केस में प्राइस हम बेस ईयर का लेते हैं, क्वांटिटी हम करंट ईयर की रख के रियल ग्रोथ को कैलकुलेट कर पाते हैं। फिर आता है कि जीडीपी अच्छा इंडिकेटर क्यों नहीं है पता लगाने के लिए कि लोगों का वेलफेयर कैसा है। भाई किसी देश में अगर जीडीपी ज्यादा है तो क्या जरूरी है कि वहां लोग का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो? जैसे किसी देश में आबादी ज्यादा है, जैसे इंडिया में प्राइस लेवल ज्यादा है, तो वहां का जीडीपी भी ज्यादा निकल कर आएगा। तो जरूरी नहीं है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी उतना ही अच्छा हो जो हम जीडीपी के थ्रू देख पाए। तो अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चे करके नहीं जाते, बट मत छोड़ना, 6 नंबर में 4 नंबर में उम्मीद लगा के बैठो कि ये आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को जरूर करके जाना, मत रिस्क लेना। फिर आ गई वो यूनिट जिससे बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं, भागते हैं, एडीएएस, इनकम डिटर्मिनेशन। सबसे प्यारी यूनिट है क्योंकि इसमें बाकी सारे चैप्टर का ना एक मिक्सचर आ गया, मिक्स फ्रूट जूस है ये चैप्टर। इसमें आपका बैंकिंग भी आएगा, थोड़ा सा मनी भी आएगा, इसमें आपका माइक्रो का डिमांड सप्लाई भी आएगा, तो क्यों उसको डरते हो। एग्रीगेट डिमांड के चारों कंपोनेंट्स बोलो फटाफट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, चारों को करके जाना है, ठीक है सर। बाकी चैप्टर में तो 2 सेक्टर है, फिर सी और आई, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स तो है ही नहीं, थ्योरी में तो आ जाएगा ना। जब वो कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं तो ये 4 नंबर से 3 नंबर में पूछा जाता है, आपको चारों कंपोनेंट लिख कर आने हैं मेरे प्यारे शेरों। सेविंग की क्वेश्चन को ड्राइव करके दिखाओ कंजम्पशन से, और सेविंग कर्व को ड्राइव करके दिखाओ कंजम्पशन, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम बहुत जरूरी है, जहां पर या तो इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगी या फिर सेविंग 0 होगी, एक ही बात है। जितना पैसा आया उतना पैसा गया, तो बचा कितना, कुछ भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम वाला केस इन्वेस्टमेंट सेविंग के एनालिसिस से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से तब कैसे इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाओगे, जब इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेविंग्स होंगी तब कैसे इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लेकर आओगे, करके जाना इंपॉर्टेंट केस है। फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ऐसा क्वेश्चन है जो मैं मैक्रो का बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे तो जितने स्टार लगाए जाए उतने कम है।
तो इसको तो सबसे पहले करो, और कुछ नहीं करा तो सबसे पहले ये करो, मल्टीप्लायर। 3 इसके फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 1/MPS होता है, 1/1 माइनस MPC होता है, और चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बाकी के सारे न्यूमेरिकल इसी में ही घूमते रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शुड बी योर प्रायोरिटी। चलिए आगे, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का सब कुछ, मीनिंग, रीजंस, डायग्राम, मेजर्स, इंपैक्ट, सब करके जाओगे। ये आखिरी चैप्टर है इस यूनिट का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक कर लोगे तो दूसरा उसका ऑपोजिट ही है। एक्सेस डिमांड में क्या होता है? जब प्लान डिमांड से ज्यादा हो जाती है एक्चुअल डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? जब जितनी डिमांड प्लान करी गई है उससे कम हो जाती है एक्चुअल डिमांड। तो डायग्राम वगैरह उसके देख लीजिएगा, ठीक है जी। इसको जरा चेंज कीजिए। चलिए आगे। हाँ जी, होगी 5 यूनिट, मैक्रो की भी हो गई आपकी, इंडियन इको की पूरे 8 के 8 चैप्टर्स, तीनों यूनिट। तो आई बिलीव आपको इस वीडियो से इतनी गाइडेंस मिली होगी कि कौन से चैप्टर्स में किस किस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। करना सब कुछ है, ये एक चेकलिस्ट थी कि इन क्वेश्चंस पे रिस्क मत लेना, इन पे बिल्कुल अपना कमांड टिप्स पे रखना। और आपके जो 7-8 दिन का बीच में गैप है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है, उसका ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहां से गैप डे स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाओ। इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना ताकि रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं और काफी जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं इसके लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा आपके 7-8 दिन के अंदर। कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है आयुष पांडे पे, वो आप लोग देख सकते हैं जहां पर आप ये लोग वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लगता है कि जो मैंने नहीं रखा, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए, बाकी बच्चों का बेनिफिट होगा। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और कोई भी टॉपिक में डाउट डिफिकल्टी आपको आती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पर्सनली आपको टाइम देके उन टॉपिक्स में क्लैरिटी दूंगा विदाउट एनी चार्ज। बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा सर इन टॉपिक्स में दिक्कत है। मैं आपको लेक्चर का पहले लिंक शेयर करूंगा, फिर भी अगर नहीं क्लियर होता तो आपका बड़ा भाई आयुष यहाँ बैठा है, आपको हर टॉपिक में जहां जहां डाउट डिफिकल्टी है हम आपको क्लियर करके देंगे। और हमारा टारगेट है इस बार का इकोनॉमिक्स में कम से कम कितने नंबर आप लोग चाहते हो? 70, 75? हमारा टारगेट तो है जी कि 80 में से हमें 80 लाना है। और वो लाने के लिए आपको 7-8 दिन प्रैक्टिकल तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। होली भी मनानी है, सेलिब्रेट करनी है, 2 घंटे 3 घंटे बहुत है, बाकी तरह में पढ़ाई करनी, किताबें बननी रखनी। इंग्लिश का पेपर जिस दिन देकर आए हो उस दिन आपको स्टडी करनी है। उस दिन मैंने स्ट्रेटेजी डाल रखी है, वो कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। छोटे चैप्टर उठा लो, बैंकिंग हो गया आपका, फॉरेक्स, बीओपी, इनको आप जब माइंड आपका थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में, आप इंग्लिश का एग्जाम देकर उस दिन में फ्री कर लो, खाली मत बैठो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम।